बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव प्रभारी घोषित किए गए हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रभारी जो है वो सपा ने घोषित कर दिए हैं, जिसमें माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज और लकी यादव के नाम शामिल हैं। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र का प्रभारी नामित किया गया है। अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने भी कमर कस ली है, जहां पर प्रभारियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, सपा ने जो प्रभारी घोषित किए हैं महाराष्ट्र चुनाव के लिए, क्या कुछ जानकारी उसे लेकर है? तो आपको बता दें कि सपा जो है लगातार तैयारियां कर रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, और इसी तर्ज पर उन्होंने अपने प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं, जहां माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज और लकी यादव को प्रभारी बनाया गया है। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अबू आसिम आजमी ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। इसी क्रम में सपा ने भी अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए, जिसमें माता प्रसाद पांडे का नाम शामिल है और तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। लकी यादव का नाम इसमें शामिल है। इंद्रजीत सरोज को भी प्रभारी बनाया गया। राशिद आरिफ एक बार फिर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, प्रभारियों के नाम की घोषणा सपा ने की है महाराष्ट्र चुनाव के लिए, क्या जानकारी आपके पास है? अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर के लखनऊ से। नगर निगम सदन में हंगामा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम सदन में हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों में नोकझोंक हुई। पार्षद ममता चौधरी ने बात न सुनने पर हंगामा किया। महिलाओं के साथ पक्षपात किया जा रहा है, ममता चौधरी ने आरोप लगाया है। तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में तीखी नोकझोंक यहाँ पर सदन के अंदर देखने को मिली। नगर निगम सदन के अंदर हंगामा हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच नोकझोंक हुई। पार्षद ममता चौधरी ने बात न सुनने पर हंगामा किया और उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ पक्षपात किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हंगामा किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच में नोकझोंक हुई और ममता चौधरी ने आरोप लगाया है कि महिलाओं की बात सुनी नहीं जा रही है, उनके साथ पक्षपात हो रहा है। वहीं बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। ये बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वन विभाग ने सफल रेस्क्यू गुलदार का किया है। सल्लाहपुर गांव के जंगल से गुलदार को पकड़ा गया है। गुलदार को बिजनौर रेंज कार्यालय टीम ले गई है। ये बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर गुलदार का आतंक देखने को मिला था, जिसके बाद वन विभाग की टीम सक्रियता से यहां पर ट्रैप करने की कोशिश में थी गुलदार को। वहीं अब सफल रेस्क्यू वन विभाग ने गुलदार का कर लिया है। पिंजरे में गुलदार को कैद कर वन विभाग की टीम सल्लाहपुर गांव के जंगल से उसे पकड़कर बिजनौर रेंज कार्यालय ले गई। लखनऊ के लोक भवन में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन राशि और लेटर ऑफ कंफर्ट के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 32 औद्योगिक इकाइयों को 1300 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की, जिसमें से 4500 करोड़ की राशि निवेश के लिए वितरित की गई है। इस दौरान सीएम ने 10 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। यह सच है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार का माहौल नहीं था
जहां पर हम लोग या उत्तर प्रदेश का निवासी अपने आप को इस बात के लिए कह सकें कि आप भी किसी उद्यमी से कि आप भी यहां पर निवेश करिए। न माहौल था, न सरकार का विजन ही था, करना भी नहीं चाहती थी। उनके अपने संकीर्ण स्वार्थ थे, उनका अपना एक दायरा था। उनके लिए उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, ये उनके विजन में कहीं भी नहीं था। कहीं भी उन लोगों का ये लक्ष्य भी नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाकर के हम मशीनरी का दुरुपयोग करें, अराजकता फैलाएं, गुंडागिर्दी करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, महिला सुरक्षा की स्थिति या फिर झूठे आश्वासन देकर के, यही सब होता था। और यही कारण था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने और खास तौर पर युवाओं के सामने पहचान का संकट था। देश के अंदर जाते थे, कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, लोग उसे बड़ी बड़ी हे भरी निगाहों से देखते थे। एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था, डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत कमजोर था और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या था। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कहां से सुरक्षित होगी। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, दंगे होते थे। पर्व और त्योहार जब किसी व्यापारी और किसी उद्यमी के लिए एक सीजन माना जाता है, उस समय जब दंगे शुरू हो जाएंगे तो फिर जब सीजन गया तो अब सीजन में क्या उस व्यक्ति के लिए अवसर दिखता है। लेकिन आज हम कह सकते हैं लगभग 7.5 वर्ष हमारी सरकार को प्रदेश की सेवा करते हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों का, आपने देखा होगा कि हम लोग 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज इस समय प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं और जो इंसेंटिव भी वितरित हुए हैं। बनाने के पहले स्टेक होल्डर्स के कमिटमेंट भी हम लोगों ने लिए, भाई आप बताइए, अपना सुझाव दीजिए, आपके सजेशन क्या है, और उसमें जो भी संशोधन शासन के दायरे में रह करके हो सकते थे उसको बनाने के प्रयास हुए और फिर उसी दायरे में निवेश भी हुआ और निवेश के इंसेंटिव वितरण के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमें समय समय पे कदम भी उठाने पड़े। आज मैं कह सकता हूं कि हमने लगभग 125 सीएम फेलोज भी प्रदेश भर में तैनात किए हैं, जो औद्योगिक विकास विभाग के साथ, इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर के उद्यमियों की समस्या का समाधान करवाने में योगदान दे रहे हैं। और इन्वेस्ट यूपी अपने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव का कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। हमने पहले दिन ही का इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी यही सिलसिला आपको देखने को मिला है। और इसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पहले निवेश आता नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था,
मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने नवंबर में अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और उस समय के औद्योगिक अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को बुलाया था। मैंने कहा भी कुछ निवेश कराओ, रोजगार के चाहिए, कैसे होगा? तो वे मेरे पास आए थे। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम यहां पे लागू करवाएंगे, इसके लिए हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है। तो मैंने कहा भी पहले नाम चेंज कर दो भाई, इसका 20 ग्लोबल नाम होगा और निवेश आप केवल 20,000 का कराएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि 20,000 नहीं, इसकी लोअर लिमिट 2 लाख करो। उन्होंने कहा कौन आएगा यूपी में। और आज जब हम लोग फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाते हैं तो हमारे पास अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। पीलीभीत के बीजेपी विधायक के पिता का बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बीजेपी विधायक के पिता के बयान को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सीएम क्या अब विधायक के पिता पर बुलडोजर चलवाएंगे। सांसद ने तानाशाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अफसर, मंत्री और विधायकों की तक नहीं सुनते हैं। ऐसे में नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर हूँ कि अब क्या योगी महाराज जी भाजपा के माननीय विधायक जी के पिताजी के सच बोलने पे क्या उनके घर पे भी बुलडोज़र चलवाएंगे? जो अभी तक बुलडोज़र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले कोई आदमी ये सच कहता है या कुछ करता है तो उसे टारगेट कर करके जो काम कर रहे हैं, यकीनन अब ये जो तानाशाही है, चाहे बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर हो या सरकार के अंदर हो, ये चीज़ अब चलने वाली नहीं है। और अब हल्के हल्के लोग मजबूर होकर के सच्चाई उजागर करने पर मजबूर हो गए हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत के माननीय विधायक जी के पिताजी ही नहीं, बल्कि अभी कुछ समय पहले आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा जो कैबिनेट मंत्री हैं निषाद जी ने, उनका भी ये बयान था कि मंत्रियों की सुनवाई अधिकारी नहीं कर। सीएम योगी भले ही युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हों, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है। दरअसल वन दरोगा भर्ती 2022 का अंतिम परिणाम अभी तक लटका हुआ है और अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश के तमाम जिलों से आकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को भी गोमती नगर स्थित आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई अधिकारी उनसे बात करने तक नहीं आया। कोर्ट में जाती है, हर भर्ती कोर्ट में जाती है और यही हम लोगों को डर था कि हम लोगों की भर्ती कोर्ट में जाएगी। हालांकि भर्ती कोर्ट में गई हम लोगों की, लेकिन कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई भर्ती पे स्टे नहीं लगाया गया। कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि एक सीट आप होल्ड करके रिजल्ट दे दो, लेकिन तभी इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया हम लोगों का। और हम लोग तब से यही कह रहा है सर एक सीट को होल्ड करके आप रिजल्ट दे दो हम लोगों का, लेकिन नहीं दिया गया। आगे आयोग का यही है कि आगे भर्ती को जितना खींचना है खींचे, भर्ती कोर्ट में फंसती जाए, कोई और दूसरा भी चला जाए कोर्ट, यही आयोग चाहता है। आज हम लोग सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हम लोगों को एक निश्चित समय सीमा बता दिया है कि सितंबर में इस डेट तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है, जिस तरह से एक विभाग का रिजल्ट बनाने में इनको हफ्ते और से ज्यादा नहीं लगेगा और एक निश्चित समय सीमा 10 सितंबर 15 सितंबर जो भी बता दें हमारा रिजल्ट। बलिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग किशोरी को उसकी सहेली बहला फुसलाकर होटल ले गई थी, जहां मौजूद आरोपी ने किशोरी के साथ वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली जनपद बलिया में एक नाबालिग जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उसके दुष्कर्म की सूचना दी गई और तत्काल इसमें रिपोर्ट पंजीकृत FIR पंजीकृत कर ली गई और घटनास्थल का मुआयना फोरेंसिक टीम के साथ करा लिया गया है। इसमें जो प्राइम एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है, वो पीड़िता का परिचित ही है, उसको कस्टडी में ले लिया गया है और उसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अब बात करेंगे अमेठी से खबर की, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला बेनीपुर गांव का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते हिस्ट्री शीटर अपराधी समेत दर्जनों बदमाशों ने एक परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल साल 2014 में पीड़ित की नाबालिग बेटी की इन्हीं दबंगों ने हत्या कर दी थी, जिसका मुकदमा दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर में चल रहा था। आज इस मुकदमे में बहस पूरी होनी थी। परिजन दीवानी न्यायालय जाने के लिए तैयार थे, तभी घर पहुंचे दबंगों ने जानलेवा हमला इस परिवार पर कर दिया। कहाँ कर रहे थे? बेनीपुर मेरा गांव है। क्या मामला हुआ है ये? मामला हुआ है कि कोर्ट जा रहे थे, हमारे पिता मेरे ससुर जी जा रहे थे, घर जा रहे थे। वो मतलब कि सुल्तानपुर जा रहे थे, कोर्ट पे हमारा था, तारीख थी आज। और जैसे घर से भी न निकले, घर के ही बाहर ही छेक लिए चारों, मतलब कई लोगों थे, घर के बाहर ही छेक लिए और तीनों चारों लोग को ही, सबको वहीं घर के बाहर ही दौड़ा दौड़ा करके सबको मारा। और लोग मारे होंगे कम से कम 7-8 लोग थे, इतने लोग थे। कौन कौन थे? पहचानते तो नहीं है, ज़्यादातर नाम तो जानते हैं। उनका नाम है, एक का नाम बच्चा है, एक का नाम पप्पू है। 2-3 लोग को जानते हैं, हम तो बहुएं ज़्यादा जानते नहीं हैं। और इतने बहुत सारे लोग, कुल कितने लोग घायल हैं? घायल हमारे 5 लोग हैं। हमारा सायरा बानो नाम। क्या मामला हुआ है ये? आज तारीख रही मुकदमा का, तारीख को जात रहने 307 320 के मुलजिम हैं। कौन लोग? वो गफ्फार का लड़का। तो क्या घटना हुई? मारे यहाँ सबको मारे, तारीख को नहीं जाते हैं। कितने लोगों को मारे हैं? हाँ, कितने लोगों को? एक हमारे पति है, 2 हमारा लड़का है, हम हमारे बहू है, चलो भाई। क्या नाम है जो मारे हैं? हाँ, क्या नाम? उनका जनपद अमेठी के अमेठी थाना अंतर्गत बेनीपुर गांव में 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको CSC लाया गया है, जहां से इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया गया है। और पुलिस अभियुक्त जो भी हैं मारपीट में इन्वॉल्व हैं, उनकी धरपकड़ की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी इसकी जांच की जा रही है, जांच के उपरांत आपको अवगत करा दिया। अपराधी तक क्या पुलिस पकड़ा, अभी गिरफ्त में है? अभी इसका धरपकड़ के लिए टीम रवाना कर दी गई। रामपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शख्स पत्नी को पीटते हुए नजर आ रहा है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हट जा, मारने दे, मरने को क्यों मार रही है? लौंडे को क्यों मार रही है भाई तू? चल उसको मार। बढ़ते आगे रुक करेंगे गोंडा से खबर का, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में आबकारी विभाग ने एथेनॉल और डीजल को मिक्स कर बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 2125 लीटर अल्कोहल बरामद हुई है। आपको बता दें कि डीजल में एथेनॉल की तीव्रता 99% 4-5 वीवी पाई गई, जो लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक है। पुलिस ने सभी बरामद सामग्री को जांच के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता रामवीर कश्यप की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। नेता को गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 7:30 के लगभग स्कूल के बच्चों को छोड़ने आए। उसके बाद में 2-3 आए मोटरसाइकिल पे और
हमारे कहीं लोग झमीराबाद साइड के बात करते आपके कौन लगते हैं? भाई ये छोटा अच्छा, कोई गांव में कोई पुरानी रंजिश थी? राजनीति में रंजिश ही है, पूरे गांव में रंजिश की कोई कमी छोड़ी है। अच्छा, बताया जाए पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। हाँ, पूर्व प्रधान है। तो आपको किसी पे शक है? फिलहाल बताएंगे, अभी तो सांस ही ना आ रही। सब तो पूरे बहुतेरे गांव में बहुत हैं आदमी, लेकिन हम देखने का। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के शाजापुर में 1 महीने पहले हुए डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 1,20,000 नकद और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। शाजापुर के थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के मिश्रीपुर स्थित दाना व्यापारी के घर बदमाशों ने 20 जुलाई की रात डकैती की थी। एसओजी और थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने नौशाद, अनिल गुप्ता और आदिल को गिरफ्तार किया है। तमंचे के बल पर डकैती की घटना की गई थी। तो उस क्रम में थाना आरसीएम पर क्राइम संख्या 206/24 धारा 310 2 BNS में पंजीकृत भी किया गया था। इसमें हम लगातार एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमें काम कर रही थी और उसी क्रम में इस घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्त हैं, जिनका नाम नौशाद पुत्र इसाक अहमद है और अनिल कुमार गुप्ता और आदिल पुत्र अब्दुल है। उनको आज सदर बाजार क्षेत्र में जो पथवारी मंदिर उसके पास से अरेस्ट किया गया है और इनके पास से घटना जो डकैती हुई थी उसके 1,20,000 रुपये, साथ ही साथ अवैध तमंचा और अन्य आभूषण बरामद हुए। और अब सीधे रुक करेंगे टिहरी का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। का काम करते हैं, उनकी कृपा से हमारे सभी प्रदेशवासियों का जीवन सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे। यही मेरी भगवान से कामना है कि भगवान नागराजा हम सब की मनोकामना, जो यहाँ पहुंचे हैं और जो नहीं भी पहुंचे हैं, उन सब की मनोकामना पूर्ण करें। उनके जीवन में, उनके घरों में हर प्रकार से मंगल करें। भाइयों बहनों, भगवान नागराजा को समर्पित यह रमणीय स्थल जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। 11 जून 2022 को मैंने यहाँ पर देवभूमि कांगड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अभी हमारे विधायक भी कह रहे थे बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि बीच में चुनाव का भी समय रहा। हमारी बहन प्रभा बिष्ट जी कह रही थी वहाँ मातृशक्ति बंधन का जो टिहरी में कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मैंने कुछ घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए करी थी। लेकिन बीच में 3-4 महीने जो लोकसभा चुनाव का रहा, उसके कारण से बहुत सारे काम थोड़ा सा हमारे अब आगे बढ़ रहे हैं। उन दिनों में 3-4 महीने काम नहीं होने के कारण से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी जो भी यहाँ पर विधायक जी जो भी घोषणाएं, जो भी आप मुझे समय समय पर कहते रहते हैं, उन सभी को जल्दी पूरा किया जाएगा। और ये जो पर्यटन स्थल के रूप में मैंने विकसित करने की घोषणा की थी, और मुझे प्रसन्नता है कि हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज भगवान कांगड़ा नागराजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर मैं इस संकल्प को और भी मजबूती के साथ आप सबके समक्ष इस देवभूमि में, इस नागराजा की पुण्य भूमि में दोहराना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हम आगे यह स्थान केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए शासन को प्रेषित अभी तक जो लगभग 2 करोड़ रुपए की डीपीआर पर भी शीघ्र ही, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही उसकी अनुमति प्रदान कर दी जाएगी, जिसके तहत यहां पर आधुनिक सुविधा युक्त गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। एक अच्छा गेस्ट हाउस यहां पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर चयनित स्थल पर हेलीपैड और 30,000 लीटर क्षमता का वाटर स्टोरेज टैंक भी स्थापित किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, जो माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे आएंगे, उनको पीने के पानी की कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी उनको नहीं होगी।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहुंच मार्गों पर रेन शेल्टर और मंदिर परिसर में हाई मास्ट, लाइट, पंप और आंतरिक विद्युतीकरण सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। आप ऐसा मान के चलिए कि एक छोटा मास्टर प्लान इस क्षेत्र के लिए बनाया जाएगा और ये हमारी प्राथमिकता में भी है कि जितने भी हमारे ऐसे पूज्य धार्मिक स्थल है, उन सभी पूज्य धार्मिक स्थलों को एक मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में आएंगे तो उनको आसानी से जो जरूरी सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो सकें। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लागू की गई अनेक योजनाएं जो पूरे देश के लिए लागू की हैं, चाहे वो शहर की हो या गांव के अंतिम छोर में